नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है आज आपका 6 मार्च हो चुका है और कल यानी 7 मार्च को सुबह वाली शिफ्ट में आपका कृषि अर्थशास्त्र कक्षा 12 का पेपर है। तो आपको पता है ये भी बात कि हम लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व मैं करा रहा हूँ। उसी क्रम में आज हम वर्ष 2012 का जो पेपर है वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस पेपर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा। किसकी परिभाषा है? तो देखो, आपको क्या पता है मार्शल ने कौन सी परिभाषा दी। बार बार मैंने आपको बताया मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। इनकी बुक भी आई थी 1890 में, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका क्या नाम था वो कमेंट में आप बताएं। रॉबिन्स ने भी परिभाषा दी थी। इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा यानी स्कार्सिटी डिफिनेशन दी थी, जिसको एक और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, उसका जो दूसरा नाम है वो है चुनाव संबंधी परिभाषा। फिर जेके मेहता जो है इन्होंने भी परिभाषा दी थी, आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषा। तो यहाँ पर धन का विज्ञान यानी जो साइंस ऑफ वेल्थ है वो किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ ने कहा था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर आगे के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है इसमें क्या, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, ये आपको पता है कि ये नहीं है। फिर क्या है, क्या इसमें पूछ रहा है अगला, देखिए दोनों सही। इसमें से पहला ऑप्शन हो जाएगा कि श्रम उत्पत्ति का एक नाशवान साधन है। आपको पता है जो श्रम है, जो लेबर है, उस नाशवान है। ठीक है, श्रम जो है। फिर है आधुनिक युग में उत्पत्ति के किन्हीं 4 साधन होते हैं। ठीक है, कितने साधन होते हैं? तो आपको पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम, ये पांचों होते हैं। फिर कह रहा है आपका सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता कितनी होगी। तो मैंने आपको बार बार बताया जब सीमांत उपयोगिता जो है वो अगर शून्य है तो कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर सीमांत उपयोगिता आपकी घट रही है तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, वहीं सीमांत यानी जो मार्जिनल है शून्य हो गई तो कुल आपकी अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। तो देखिए मैंने आपको बार बार पंचवर्षीय योजना बताया है। इसके पहले 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछा था, कब शुरू हुई थी। तो 10वीं शुरू हुई थी 2007 में। तो कब तक चली? 2007 से 2002 से। ठीक है, 10वीं 2002 से शुरू हुई थी, 2002 से 2007 तक चली थी। तो आपको क्लियर ऐसे हो जाएगा कि फिर 12वीं कब आई, तो 2007 में आई। 2007 से 2012 तक चली, फिर 12 से 17 तक 12वीं चली। तो इसमें 11वीं पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 2007 से 2012 तक चली थी। ठीक है, आगे देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन पर आप 3 स्टार लगाइए, बार बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। 1776 में इनकी पुस्तक आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और इन्होंने ये धन संबंधी परिभाषा वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशन दिया था। ठीक है, और पूछ ले अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी, तो चाणक्य, कौटिल्य ने लिखी। उनका समय मैंने आपको पहले भी बताया था 375 ईसा पूर्व। ये मुझे हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। फिर सीमांत उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैंने आपको बार बार बताया है एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है, सीमांत तुष्टिगुण कहलाता है। वही लिख रहा है सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता का सूचक है जो किसी वस्तु की अंतिम या बोले तो अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होती है। फिर कह रहा है विनिमय क्या है, तो मैंने आपको बार बार बताया है विनिमय नहीं एक्सचेंज क्या होता है। दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक यानी दोनों की इच्छा हो, वैधानिक यानी लीगल हो, और पारस्परिक हस्तांतरण, इसको कहेंगे विनिमय। तो दो पक्षों के बीच सेवाओं या वस्तुओं के ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। फिर लगान पूछ रहा है, लगान यानी रेंट, उसकी परिभाषा। तो लगान भूमि उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को, जो लैंडलॉर्ड है उसको भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। ठीक है, मौखिक और अविनाशी जो शक्तियां। फिर क्वेश्चन है आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है देखिए क्या लिख रहा है यहां पर, 1 सेकेंड। आपको लगे थोड़ा सा लग सकता है ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट तो है नहीं। इसमें लिख रहा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का मतलब भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ये पेपर कब का है? 2012 का। ठीक है, तो 2012 में क्या था, फर्स्ट पे चाइना था, सेकंड पे इंडिया था। लेकिन अभी अगर आप डाटा देखेंगे तो 2024-25 में जो भारत है वो जनसंख्या में पहले नंबर पर आ चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यानी इसका पहला स्थान अभी हो चुका है। ठीक है, ये अभी करंट का डाटा है। तो
ये चीज यहाँ पर है। फिर आपका देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, श्रम का पुरस्कार क्या है, जो लेबर होता है उसको क्या मिलता है। तो आपको पता है जो श्रमिक है, लेबरर है, वो काम करता है, तो काम करता है तो उसको क्या मिलती है। मान लीजिए आप ही के घर में घर और बना रहा है, तो घर बना रहा है, उसको क्या मिलेगी श्रमिक को, उसको मजदूरी मिलती है। ठीक है, उसको मजदूर बोलते हैं, तो उसको मजदूरी यानी वेजेस मिलता है। ठीक है, WAGES। तो श्रम का पुरस्कार क्या है, मजदूरी है। फिर कह रहे आवश्यकता के 2 प्रकार लिखिए। आवश्यकता मैंने आपको बार बार बताया, परिभाषा भी बताया है। इसके 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं जो होता है। पहला होता है नेसेसरी यानी अनिवार्य आवश्यकता, दूसरा होता है कंफर्ट यानी आरामदायक आवश्यकता, और तीसरा लग्जरीज यानी जिसको बोलते हैं आरामदायक आवश्यकता। तो अनिवार्य, आवश्यक, आरामदायक यानी नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी, ये 3 टाइप होते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार ठीक है, कई बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, इसके पहले भी ये आया हुआ था एक दो तीन बार। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो क्यों कम है हमारे भारत में, वो यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी थ्योरी वाली अपनी वीडियो में जो मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर कराया है, तो उसमें मैंने आपको ये कंप्लीट बताया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछ रहा है, भारत में ग्रामीण, ठीक है, भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कोई 2 कारण लिखिए। क्या कारण है कि इतनी ऋणग्रस्तता है हमारे भारत में, गांवों में, ग्रामीण इलाकों में। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और ये दोनों को मैंने अपनी थ्योरी क्लास में पूरा कवर कराया है। ठीक है, फिर देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। ये क्वेश्चन भी कम से कम 3 से 4 बार ये आ चुका है। ठीक है, पेपर में, और इसको मैंने आपको बताया भी है। क्या क्या बताया है, क्या क्या आप उपाय करेंगे। पहला आप क्या उपाय करेंगे, परिवार नियोजन, ये इस योजना को अपनाना है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग योजना को, जो हमारी भारत सरकार की है। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार और भी है, जैसे एक और यहाँ पर आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, ये भी एक है। तो इसमें कोई भी 2 लिख दीजिए। पहला आप लिख दीजिए कि परिवार नियोजन, और दूसरा यहाँ पर आप लिख दीजिए कि जो है आपका यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, परिवार नियोजन के अलावा क्या है, दूसरा आपका है शिक्षा का प्रसार। ठीक, फिर देखिए 16वां क्वेश्चन का क्या कह रहा है यहाँ पर, उत्पादन के एक साधन के रूप में भूमि के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रोडक्शन के एक फैक्टर के रूप में जो सॉइल है उसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से महत्व हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, जो सॉइल हमारी वो काम करने तथा रहने का आधार देती है। काम, कोई भी फैक्ट्री मान लीजिए आप लगा रहे हैं, तो लगाएंगे तो भूमि पर ही, आसमान में थोड़ा लगाएंगे। तो इसके लिए वो एक आधार देती है जो भूमि होती है। फिर आर्थिक विकास का आधार यानी बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी भूमि है। इसके अलावा क्या है, प्राथमिक उद्योगों का विकास, शक्ति के साधन, गौण धंधे तथा कल कारखानों का विकास, व्यापार का आधार, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, रोजगार का आधार, ये सभी यहां पर जो है आपके क्या हो जाएंगे, यहां पर आपके महत्व हो जाएंगे इसके। 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका क्या कर रहा है, भारत में निर्धनता को दूर करने हेतु कोई 4 उपाय। इसमें आपको 4 ऐसे उपाय लिखने। आपको पता है हमारे भारत में, देखिए पैसा तो बहुत ज्यादा है अपने भारत में, हम टॉप 5 इकोनॉमी में जो है एक बहुत अच्छा पोजीशन है भारत का, लेकिन यहाँ पर निर्धनता ज्यादा है, पॉवर्टी यानी गरीबी ज्यादा है। तो उसको आप किस तरीके से दूर करेंगे, यहाँ पर आपको 4 उपाय लिख देना है। 4 लाइन लिखेंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, संयुक्त परिवार प्रणाली के कोई 4 लाभ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप मेरी और भी वीडियो देखें प्रीवियस ईयर पेपर की, तो ये आया हुआ है। ज्वाइंट फैमिली है, उसके आपको लाभ लिखना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्या बताया, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, राष्ट्रीय लाभ। सामाजिक लाभ में संस्कृति की रक्षा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक लाभ में मितव्यता, धन का समान उपयोग, भूमि के उपविभाजन तथा विखंडन पर रोक। फिर राष्ट्रीय लाभ में सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन, राष्ट्र का समाज की सेवा का अवसर। ठीक है, राष्ट्र तथा समाज की सेवा का अवसर, ये हो जाएगा आपका। इसमें आपका क्या कह रहा है 19वें क्वेश्चन में कि मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या। जो क्राइटिसिज्म है, आलोचना है, उस रूप में आपको मार्शल की परिभाषा की व्याख्या करनी है। किस प्रकार से आप करेंगे आलोचना, देखिए कैसे करेंगे मार्शल की परिभाषा की आलोचना। ऐसे आप लिख सकते हैं, पहला क्या पॉइंट लिख देंगे, जीवन का साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं है। दूसरा क्या लिख देंगे, केवल भौतिक साधनों का ही अध्ययन नहीं है, भौतिक कल्याण से संबंधित नहीं है, कल्याण को माप नहीं सकते हैं, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, परिभाषा का श्रेणी विभाजक होना न कि विश्लेषणात्मक, अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। ठीक है, आपको पता है वास्तविक विज्ञान है, अव्यवहारिक यानी अव्यवहारिक दृष्टिकोण। ठीक है, अनअप्लाइड अप्रोच, ये यहां पर होता है। या आप ये नहीं आ रहा आपको मार्शल की परिभाषा वाला, तो मांग के नियम की सचित्र व्याख्या, इसके अपवाद, ये रूल ऑफ, मतलब जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, वो यहां पर कहा जा रहा है। तो ये मैंने आपको कई बार बताया है।
इसका आपको चित्र की सहायता से यानी कर्व बना के व्याख्या करना है। मैंने आपको कई बार बताया है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। कोई भी वस्तु है जब उसकी कीमत बढ़ती है तो डिमांड मतलब जो मांग है वो घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इस प्रकार से आपका आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम की चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। जो लॉ ऑफ डिमाइनिंग रिटर्न है, सॉरी लॉ ऑफ डिमाइनिंग रिटर्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम, उसको आपको बताना है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसको क्या बोलते हैं, बढ़ती लागत का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ये भी इसको बोला जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें यह होता है उत्पत्ति ह्रास नियम में कि आप अपना जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए आप श्रम मतलब जो उत्पादन है उसके अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक कुछ साधनों में वृद्धि करते हैं। तो जो आपको लाभ तो मिलता है लेकिन वो लाभ आपको घटते हुए अनुपात में मिलता है, तो इसी को उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो बोला जाता है, या घटती लागत का नियम बोला जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। फिर अगर ये नहीं आ रहा है तो आप पूंजी वाला कर सकते हैं कि पूंजी से क्या तात्पर्य है, कृषि में पूंजी के महत्व प्रकाश डालिए, मतलब इसको समझाना आपको। तो कैपिटल में आपको बता चुका हूं, पूंजी का साधक पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट होता है। पूंजी धन का वह भाग है जिसका उपयोग और अधिक धन उत्पन्न करने के लिए हम करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रिकार्डो का लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। जो रिकार्डो है, रिकार्डियन मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, उसकी आपको मतलब आलोचना के रूप में व्याख्या करनी है। कैसे आप करेंगे, देखिए पहले क्या आलोचना लिख देंगे कि भूमि में मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां नहीं, ये आपको पता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, खेती का ऐतिहासिक क्रम निराधार। फिर सीमांत भूमि का न पाया जाना। अगला क्या है, लगान केवल भूमि से नहीं मिलता। फिर लगान का कीमत में शामिल होना, और कृषि उपज में अंतर की उपेक्षा। फिर अवास्तविक मान्यताएं। अगला क्या होगा, लगान के उदय का कारण सीमितता है। फिर कृषि में सदैव उत्पत्ति द्वारा नियम लागू नहीं होता। भूमि के वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज है जो हमारी सॉइल है। फॉर अधूरा सिद्धांत, ये मतलब इनकम्प्लीट प्रिंसिपल है। और पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं, ये भी आपको पता है। ये सारी आप आलोचना लिख देंगे। फिर अगर ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा में ये कर सकते हैं, इस सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो सहकारिता आपको पता है, कोऑपरेशन बोलते हैं, सह प्लस कारिता यानी साथ साथ कार्य करना। कई लोग मिलकर उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसको पूरा करने के लिए कई लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सहकारिता जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारिता आंदोलन 1904 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1904 में शुरू हुआ था। और फ्रेडरिक निकोलसन, इसको एफ निकोलसन कहते हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा 2012 का हमने पेपर सॉल्व कर लिया है। अब कल सुबह आपको मिलेगा 2013 का पेपर, ठीक है। कल सुबह में आपको, कल मॉर्निंग में 2013 का पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको चैनल को, वीडियो को जो है आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हिट द बेल आइकॉन फॉर गेट द नोटिफिकेशन। आपको बेल आइकॉन भी ऑन करना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट करना, मैंने आपको बार बताया है, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बार बार मैंने आपको बताया है कि कमेंट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब फीडबैक मिलता है। तो हमारे बीच में मास कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो आपको फीडबैक देना आवश्यक है। ये कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, फीडबैक, ये सब आप बीएससी करेंगे तब एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन नामक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।